अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ MF इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा यूनिट है वो है यूनिट 6 और यूनिट 6 में जो है हम जेंडर इक्वलिटी पे बात करेंगे। यानी जेंडर इक्वलिटी से मुराद ये है कि यानी दोनों को जो है वो बराबर मौके मिलने चाहिए आगे बढ़ने के। तो ये चीज़ जो है वो जेंडर इक्वलिटी में आती है। तो स्टूडेंट, ये यूनिट जो है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है हम फ़ातिमा अली जिन्ना और बेगम राना लियाकत अली ख़ान और इन जैसी जो है वो और ख़ातून के बारे में पढ़ेंगे इस यूनिट में। तो ये यूनिट जो है वो आपके लिए पेपरों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और काफ़ी पेपर जो है इसमें से भी आने के चांसेस रहेंगे। और इसमें जो है यूनिट 2.6 के बाद जो एक्सरसाइज आएंगी वो वैसी ही होंगी जो कि आप पीछे भी कर चुके हैं। तो कुछ एक्सरसाइज जो है वो सेम भी इसमें आ रही होंगी, जैसे कि हमारे पास नैरेटिव ऐसे होगा, तो जो कि हम पीछे भी कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कहूँगा कि आपने जो है वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और अगर बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका सब्सक्राइब करना जो है वो हमारे ऊपर एक एतमाद होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले जो है मैं पढ़ देता हूँ एज़ यूजुअल और फिर आपको बताता जाता हूँ कि इधर क्या कहा जा रहा है। लिखा हुआ है कि यूज़ प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज टू प्रिडिक्ट द कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट फ्रॉम द टाइटल कीवर्ड बाय यूजिंग प्रियर नॉलेज, आस्किंग क्वेश्चंस एंड यूजिंग कॉन्टेक्चुअल क्लूज। तो देखिए, इसमें यही कहा जा रहा है कि आपने जो है वो चैप्टर को अच्छी तरह रीड करना है और चैप्टर को पढ़कर चैप्टर में क्या बात बताई जा रही है ये समझना है। यानी मोहतरमा फ़ातिमा अली जिन्ना के बारे में क्या बात बताई जा रही है, बेगम राना लियाकत अली ख़ान के बारे में क्या बात बताई जा रही है, ये आपने समझना है। और एक चीज़ का जो है आपने बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है कि चैप्टर पढ़ते वक्त जो है आपकी तवज्जो पूरी की पूरी चैप्टर पे होनी चाहिए, याद करने पर या सवाल के जवाबात निकालने पर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो आगे आपको इसकी एक्सरसाइज मिलेंगी वो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। उसमें जो है आपसे मुख्तलिफ़ डेट्स पूछी जा रही होंगी, यानी मोहतरमा फ़ातिमा अली जिन्ना कब पैदा हुई और इनका इंतकाल कब हुआ, तो इस मुतालिक चीज़ें पूछी जा रही होंगी। तो आपने जो चैप्टर रीड करना है बहुत ध्यान से करना है ताकि जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करें तो ईज़िली कर पाएँ। क्योंकि जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और वो चैप्टर जो है वो ध्यान से पढ़ते हैं, यानी बग़ैर जो है स्किप किए पढ़ते हैं, तो मैक्सिमम बच्चे जो है वो ख़ुद ही एक्सरसाइज तमाम सॉल्व कर लेते हैं, मुझे कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो बच्चे जो है चैप्टर नहीं पढ़ रहे होते हैं या उनका ध्यान नहीं होता तो उनके लिए जो है वो मुश्किल हो रही होती है। तो ये एक की पॉइंट था जो कि मैंने आपको बताया। तो चैप्टर आपने अच्छी तरह पढ़ना है और चैप्टर पढ़े बगैर कभी भी एक्सरसाइज ना करें किसी भी चैप्टर की या किसी भी यूनिट की। क्योंकि अगर आप किसी भी यूनिट की एक्सरसाइज बगैर चैप्टर पढ़े करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा क्या बात हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी बात। तो स्टूडेंट, आगे लिखा हुआ है कि स्किम टेक्स्ट टू हैव अ जनरल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट, स्कैन फॉर फैक्ट एंड ओपिनियन। तो यहाँ पर यही करना है कि आपने जो है वो चैप्टर को अच्छी तरह समझना है और जो उसमें जनरल आइडिया यानी बुनियादी बात आपको बताई जा रही है, जो बुनियादी चीज़ आपको दी जा रही है, उसको आपने जो है वो समझने की कोशिश करनी है ताकि जो है आपको चैप्टर हमेशा के लिए याद रहे। आगे कहा जा रहा है कि डिड्यूस द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर आपको जो है वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए हुए होंगे, ऐसे वर्ड जो कि आप पहली बार पढ़ रहे होंगे या आपको उसके मायने नहीं आते होंगे। तो आपने क्या करना है, उन वर्ड्स के मायने तलाश करने हैं। डिड्यूस का मतलब होता है निकालना, यानी उन वर्ड्स के मायने आप निकालेंगे जो कि आपको नहीं आते हैं। तो जिन वर्ड्स के मायने आपको नहीं आते उन्हें अनफेमिलियर वर्ड कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब आगे लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई व्यू पॉइंट, आइडिया एंड इश्यूज़। तो यहाँ पर जो है आपको व्यू पॉइंट यानी आपकी राय कायम करना भी सिखाई जाएगी कि आपकी क्या राय है इस चैप्टर से मुतालिक। और आगे एक टूल भी आपको दिया जाएगा आइडियल नाम का, जिससे जो है आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। तो मैं आगे जो है वो पॉइंट पढ़ देता हूँ और फिर बता देता हूँ कि ये किस तरह होगा। तो फिर आगे लिखा हुआ है कि मेक सिंपल इन्फ्रेंसेस यूजिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट। तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो हासिल गुफ्तगू निकालना है। यानी पीछे भी जिस तरह सेम चैप्टर पढ़ रहे थे बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी होगा कि आप जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, इससे आपको क्या बात समझ में आई, आपने क्या चीज़ सीखा। तो ये जो है आपने यहाँ पर समझना है कॉन्टेक्स्ट की मदद से, यानी जो आपको चैप्टर में बातें दी हुई हैं उसकी मदद से। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन टाइप्स एंड टू रिस्पॉन्स ओरली एंड इन राइटिंग, लिटरल, टेक्सचुअल, फैक्चुअल। Explore viewpoints, ideas, explore causes and consequences of a problem or an issue and propose solutions। तो देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो आपको प्रॉब्लम्स होंगी या जिन चीज़ों के आप सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे होंगे उनके जो है आपको सोल्यूशन निकालने इधर सिखाए जाएंगे।
यानी आपको एक टूल दिया जाएगा आइडियल। तो जिस टूल पे अगर आप फॉलो करते हैं, यानी अगर उस टूल को आप फॉलो करेंगे और अपनी प्रॉब्लम पर लगाएंगे तो आपको जो है आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। यानी अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को जो है कोई प्रॉब्लम होती है और उनको जो है उसका जवाब नहीं आ रहा होता, तो वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। यानी ना ही वो सवाल के जवाब को जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, ना ही किसी से पूछते हैं, बस अगर नहीं आ रहा तो सही है छोड़ दो। तो ऐसा नहीं होता। अगर आपको कोई सवाल का जवाब नहीं आ रहा तो आप जो है वो मुख्तलिफ़ बुक्स से देखेंगे, मुख्तलिफ़ नेट्स पे जाके साइट्स पे ढूंढेंगे और मुख्तलिफ़ लोगों से, टीचर से पूछेंगे। तो जब आप इतनी जगह पर जाके सवालात पूछेंगे और लोगों से मालूम करेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सवाल है तो उसका कोई ना कोई जवाब तो मौजूद होता ही है। तो अगर आपका कोई सवाल हो, चाहे वो इस बुक से मुताल्लिक़ हो या कोई और भी मुताल्लिक़ हो, तो आप जो है ऐसा नहीं करें कि बस अगर मुझे नहीं आ रहा तो शायद इसका जवाब होगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता। अगर आपको जवाब नहीं आ रहा तो आप अपने बड़ों से पूछें, अपने टीचर से, नेट से, आप जो है वो कहीं से भी पूछ के अपने सवाल का जवाब ले सकते हैं। अगर किसी को कोई सवाल नहीं आ रहा होता, यानी पहले के दौर में अगर किसी को कोई सवाल नहीं आ रहा होता था तो वो ये नहीं करता था कि छोड़ देता था। वो जो है मुल्कों सफ़र करके अपने सवालों के जवाब ढूंढता था और इल्म हासिल करता था। तो आप भी ऐसे ही करें, मुल्कों तो ट्रैवल ना करें, बल्कि जो है इंटरनेट से या अपने किसी बड़े से पूछ लें। तो यहाँ पर आपको एक टूल दिया जाएगा आइडियल, जिसकी तरीके से आपको सवालों के जवाब निकालना सिखाए जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा यूनिट मैं आपको करवा चुका हूँ। यूनिट 6.1 यानी यूनिट 6.1 मैंने आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समझाया भी चैप्टर अच्छी तरह से, और उसके बाद एक्सरसाइज तमाम सॉल्व करवाई, तो आप देख सकते हैं। अब आगे लिखा हुआ है कि आस्किंग फॉर एंड एक्सप्रेसिंग प्रीफरेंसेस बाय गिविंग रीज़न। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना सिखाया जाएगा, नापसंदीदगी। यानी अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो आपने जो है उसको इजहार किस तरह करना है, और अगर पसंद नहीं आ रही है तो कोई ना कोई वजह होगी, वो वजह बतानी है। अब आपको एक बात समझ लेते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। देखिए, आपको जो है वो आपके घर वालों ने कीपैड वाला मोबाइल दिला दिया। अब आपको पसंद नहीं आ रहा, तो अब आप अपने घर वालों को जाके बोलेंगे कि ये मोबाइल मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो ऐसा तो नहीं है कि वो वापस लेके रख लेंगे, वो ये भी नहीं पूछेंगे क्यों पसंद नहीं आ रहा। तो वो आपसे पूछेंगे कि क्या वजह है, वजह बताएं पसंद क्यों नहीं आ रहा। तो आप वजह बताएंगे कि भाई मॉडर्न दौर है, हर किसी के पास टच मोबाइल है, फुल स्क्रीन मोबाइल है, एच वाला मोबाइल आ गया है अब तो वहाँ पर मैं ये टच वाला मोबाइल तो नहीं है, तो मैं ये कीपैड वाला कैसे चलाऊँगा ले जाके। तो मुझे जो है वो एम्बैरेस होगा, काफ़ी ओल्ड फील होगा, और मेरे दोस्त भी अच्छा नहीं समझेंगे, क्योंकि अब तो बच्चों के पास भी जो है वो टच स्क्रीन मोबाइल्स होते हैं। तो इसीलिए मैं कीपैड वाला मोबाइल नहीं चला सकता। तो फिर आपके जब बड़े ये बात सुनेंगे तो उन्हें बात समझ में आएगी और फिर वो शायद आपको नया दिला देंगे। तो रीज़न बताने से आपकी नापसंदीदगी का जो है वो हल निकल जाता है। यानी जो वजह, जो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही होती, फिर वो आपके लिए जो है वो बेहतर की जाती है ताकि आपको अच्छा लगे। अब आपको जो है वो समझ नहीं आ रहा कुछ, तो आप जो है वो अपने टीचर से बोलेंगे कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपकी जो है बता रहे हैं, तो फिर टीचर आपको अच्छी तरह समझाएगा। तो आपकी जो नापसंदीदगी है वो पसंद में बदलेगी, आपको समझ आने लगेगा। तो यही आपको सिखाया जाएगा कि अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो किस तरह उसका इजहार करें और रीज़न दे के किस तरह उसको दूसरों को समझाएं। तो ये एक्सरसाइज भी आपको करवा चुका हूँ, ये यूनिट पूरा करवा चुका हूँ। तो प्लेलिस्ट में क्रिएट करूँगा, आप प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा, विज़िट कर लीजिएगा। तो जो भी एक्सरसाइज समझ नहीं आ रही हो, जो भी यूनिट हो, यानी यूनिट 6 से लेकर 6.6 तक जो भी यूनिट आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो वो आ जाएगा। MF इंग्लिश सेंटर ऐसा वाहिद चैनल है यूट्यूब पर जिधर आपको जो है वो क्लास 9 की पूरी बुक की वीडियोस मिलेंगी। तो आप इजीली जो है वो MF इंग्लिश सेंटर पे ट्रस्ट कर सकते हैं, और काफ़ी मेहनत लगी है इन सबको बनाने में। तो यूनिट 6.3 में हमारे पास है कि लैंग्वेज प्रैक्टिस, और इसमें है एक्सप्लोर द यूज़ ऑफ सिनोनिम्स विथ वेरियस मीनिंग्स इन सिंपल सेंटेंसेस। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, आपको सिनोनिम्स के जो हैं वो मीनिंग्स निकालने सिखाए जाएंगे। यानी आपको मुख्तलिफ सिनोनिम्स दिए हुए होंगे, उनको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, उनके क्या मीनिंग बनते हैं, ये आपको सिखाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तो पता ही होगा कि सिनोनिम्स होते क्या हैं। ठीक है, सिनोनियम जो है वो वर्ड्स होते हैं जिनके उर्दू में मायने सेम आ रहे होते हैं। जैसे कि वीक कमज़ोर होता है इसका मतलब, और फ्रेल इसका मतलब भी कमज़ोर होता है। लेकिन आप सिनोनियम्स को हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको जो है वो पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये सिनोनियम आ सकता है या नहीं आ सकता। तो इसीलिए जो है वो सिनोनियम्स को किस तरह पहचानते हैं, किधर इस्तेमाल करते हैं, क्या मायने, तो ये आपको इस यूनिट में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया जाएगा। और अल्लाह के फजल करम से मैंने ये यूनिट आपको बहुत अच्छी तरह समझाया है, बहुत खुल के समझाया है। तो अगर आप ये यूनिट सीखते हैं तो आपको जो है वो सिनोनिम्स के बारे में अच्छी जानकारी मिल जाएगी।
आगे है कि रिवाइज द यूज़ ऑफ सिंस एंड फोर। सिंस और फोर्स के बारे में आपको जो है यहाँ पढ़ाया जाएगा कि सिंस और फोर कहाँ लगते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इनका इस्तेमाल अक्सर मुश्किल हो रहा होता है। तो आगे लिखा हुआ है कि राइट अ नैरेटिव ऐसे ऑफ एटलीस्ट 4 पैराग्राफ ऑन अ गिवन टॉपिक डिस्क्राइबिंग एन इवेंट और इंसिडेंट फॉलोइंग द कन्वेंशन ऑफ ऐसे राइटिंग। तो यहाँ पर आपको नैरेटिव ऐसे लिखना सिखाया जाएगा, जो कि पीछे भी हम लिखना सीख चुके हैं। तो नैरेटिव ऐसे होता है जिसमें हम कहानी बनाकर बात करते हैं, यानी कहानी की तरह जो है ऐसे लिख रहे होते हैं। तो इस ऐसे में आपने किसी इंसिडेंट या किसी इवेंट को, यानी अगर कोई हादसा हुआ है तो उसको डिफ़ाइन करना है, उसको बताना है, या कोई वाक़या हुआ है, कोई बड़ा इवेंट हुआ है जैसे कि स्कूल में एनुअल फंक्शन या कुछ इस तरह से, तो उसको आपने ऐसे में बताना है। इस तरह बताना है कि पढ़ने वाला नक्शा बना ले, कि ऐसा लगे कि वो भी वहाँ बैठा है, कहानी की तरह। जैसे कहानियाँ नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही। आगे लिखा है कि यूज़ समरी स्किल्स टू राइट अ समरी ऑफ अ सिंपल पैसेज। तो आपको जो है वो हेलन केलर पे एक पैसेज दिया हुआ होगा, करवा चुका हूँ आपको दोनों जो है ये एक्सरसाइज। तो यहाँ पर आपने हेलन केलर पे जो है वो क्या करना होगा कि हेलन केलर का जो पैसेज दिया हुआ होगा उसकी समरी राइटिंग। तो समरी राइटिंग क्या होती है कि अगर 10 लाइन की कोई चीज़ दी हुई है तो उसे 3 लाइनों में या 4 लाइनों में करके बंद कर देना। तो ये समरी राइटिंग होती है। ये भी काफ़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसके जो है वो रूल्स होते हैं। तो ये रूल्स मैंने आपको करा दिए हैं, आप विज़िट करिएगा चैनल, इंशाल्लाह सारी एक्सरसाइज आपको मिलेंगी बुक के मुतालिक। आगे स्टडी स्किल्स डेवलपिंग एन आर्टिकल बेस्ड ऑन की पॉइंट्स। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल लिखना सिखाया जाएगा। यहाँ पर आर्टिकल से मुराद वो ए एंड दा वाले आर्टिकल नहीं है। यहाँ पर आर्टिकल से मुराद है कि जो आर्टिकल लिखे जाते हैं पैराग्राफ, वो सिखाए जाएंगे। आपको जो है वो की पॉइंट दिए हुए होंगे K2 और नांगा पर्वत पर। ये एक्सरसाइज जो है वो सबसे मुश्किल एक्सरसाइज है इस बुक की, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मैंने आपको करवा दी थी काफ़ी मेहनत के बाद। तो यहाँ पर आपने जो है वो नांगा पर्वत और K2 को जो है वो पढ़ना है, उसके बाद उसको इस्तेमाल कर कर जो है क्या करना, आर्टिकल लिखना है। तो ये भी लिखवा चुका हूँ, आप देख सकते। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो आखिरी यूनिट है वो है 6.6 फन। इसमें लिखा है टेकिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर आपको क्या सिखाया जाएगा, यहाँ पर आपसे ये बात पूछी जाएगी कि जब आप बड़े हो जाएंगे, यानी जब आप जो है वो यंग हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी जो है लेवल तक पहुँच जाएंगे, तो फिर आप क्या बनेंगे, यानी आप क्या बनना चाहते हैं। और कोई ऐसी जो है आपने प्रोफेशन चुनना होगा, कोई ऐसा प्रोफेशन जो कि ज़्यादातर लोग नहीं चुनते हो। यानी जैसे कि एक एस्ट्रोनॉट हर कोई नहीं बन सकता, और ना ही कोई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ पढ़ाती हैं एस्ट्रोनॉट के बारे में। इसके लिए आपको जो है वो बाहर मुल्क जाना पड़ता है। तो डॉक्टर, इंजीनियर, ये तो एक तरह से कॉमन पेशे हैं जो कि कर रहे होते हैं बच्चे। ऐसा नहीं आसान है, लेकिन मुश्किल होता है, लेकिन कर रहे होते हैं बच्चे। लेकिन एस्ट्रोनॉट बनना और मुख्तलिफ साइंसदान बनना, साइंटिस्ट बनना, हर कोई ऐसा नहीं कर रहा होता, क्योंकि इसमें बहुत टाइम चाहिए होता है, बहुत पैसा चाहिए होता है, और इंसान जो है वो अलग थलग हो जाता है। क्योंकि जब इतनी हार्ड पढ़ाई पढ़ेगा और इतनी मुश्किल पढ़ाई, तो वो लोगों से ज़्यादा मिलजुल नहीं पाएगा। तो यहाँ पर आपको यही बात बतानी होगी कि आप जो है वो बड़े होकर क्या बनेंगे, और ऐसा प्रोफेशन चुनना होगा जो कि लोग नहीं चुनते। तो वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा प्रोफेशन चुनते हैं। तो ये भी मैंने आपको करवाया है, और एस्ट्रोनॉट जो है वो मैंने उसके ऊपर बात आपको बताई है। तो ये जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज रहेगी आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अगर कुछ ना समझ में आया हो, कुछ रह गया हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, यहाँ नोट्स के बारे में बता दूं कि नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर लिए हैं, तमाम एक्सरसाइज के हैं, तमाम यूनिट्स के हैं। तो आपको चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा। नोट्स की फ़ीस 100 रुपीज़ है, जो आप इजी पैसा जैश कैश के थ्रू इजीली सेंड कर सकते हैं। कहीं से भी आप जहाँ से बैलेंस डलवाते हैं मोबाइल में, वहाँ से इजी पैसा या जैश कैश 100 रुपीज़ करवा दें। नोट्स आपको मैं PDF कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। PDF फाइल आपको मैं सेंड कर दूंगा। तो अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आखिर में कहूँगा कि आप चैनल जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।